नमस्कार दोस्तों। आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में और जो बीपीएससी यूपीपीसीएस में जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी डील करेंगे। लेकिन उससे पहले आज हमारा पहला टॉपिक है यूरोपियन कंपनियों का आगमन। हम इससे आने वाले क्वेश्चनों को भी देखेंगे और इससे 5 मिनट में हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए चलते हैं। तो देखिए, हम सभी को पता है कि जो वास्को डी गामा है वो गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इन मजीद की सहायता से भारत के पश्चिम तट पर स्थित कालीकट पर 20 मई 1948 को पहुंचा। सबसे पहले वह अफ्रीका के केप ऑफ गुड पर पहुंचा। उसके बाद में पुर्तगाल से आया और अफ्रीका के केप ऑफ गुड से पूछा और फिर भारत में इसने एंट्री की, जो काचीकोड़ में एंट्री कालीकट जगह पर की। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन, याद रखना ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मई 1948। कालीकट के तत्कालीन शासक जयमुरी ने वास्को डी गामा का क्या किया, स्वागत किया। वास्को डी गामा भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। यानी कि वास्को डी गामा यहाँ से अगर काली मिर्च लेके जा रहा है तो यहाँ से अगर वो 40 रुपये किलो लेकर जा रहा है तो वहाँ पे 60 गुना ले रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो 240 रुपया उसका ले रहा है, वो 40 रुपये की चीज़ का 240 रुपया ले रहा है, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों ने भी प्रोत्साहन मिला। और 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वाइसराय एवं गवर्नर बनकर आया। तो भारत का प्रथम जो वाइसराय बनकर आया वो कौन था, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। कब आया, 1505 में आया। व्यापारी हितों की परिप्रेक्ष्य के हिंदी महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मेडा ने, देखिए जो अल्मेडा आया, फ्रांसिस्को अल्मीरा, ये प्रथम पुर्तगाली वाइसराय था और ये गवर्नर भी था। तो वाइसराय एवं गवर्नर दोनों यही था। अभी इसने अल्मीडा ने एक पॉलिसी चलाई जिसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ब्लू वाटर जो पॉलिसी है वो किसने चलाई, तो अल्मीडा ने चलाई। अल्मीडा 1505 में आया, अर्थात नीला जल की नीति। तो अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्ब्रुक 1509 में गवर्नर आया। तो 1509 में अल्फांसो द अल्ब्रुक आया, जिसने 1510 में बीजापुर में शासक यूसुफ आदिसाल से क्या छीन लिया, गोवा छीन लिया। इसे भारत की पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो पूछेगा कि पुर्तगाल का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन था, जो भारत में आया। तो 1510 में कौन आया था, आप कहेंगे कि अल्फांसो द अल्ब्रुक 1509 में आया था और 1510 में इसने बीजापुर को छीन लिया था यूसुफ आदिलशाह से, और इसी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्ब्रुक ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1505 में और 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया था। अल्ब्रुक के बाद गवर्नरों में से एक नीनो डी कुना था, दिया है 1529 में 1538 तक गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्रा वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग का स्पेना यात्रा कोलंबस, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। स्पेन यात्री कोलंबस ने किसकी की, अमेरिका की खोज की। और ब्रिटेन की किसने की, तो ब्रिटेन की थी कैप्टन कुक। तो ब्रिटेन का जो कैप्टन कुक था उसने किसकी खोज की, ऑस्ट्रेलिया की खोज की। तो अमेरिका की स्पेनी यात्री कोलंबस और ब्रिटेन का कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया की खोज करता है। और हॉलैंड के तस्मान ने किसकी खोज की थी, डोमर्सलैंड, वर्तमान में जिसको बोलते हैं तस्मानिया की खोज की थी। तो न्यूजीलैंड की खोज की थी तथा न्यूजीलैंड की खोज भी इसी ने की थी। पुर्तगाल के भारत के प्रथम यूरोपियन दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्ब्रुक इस समय गवर्नर नहीं था, 1503 में कोचीन में कराया गया था। अजीदी व कन्नौर के पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मेडा द्वारा 1505 में कराया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाल थे। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम, पुर्तगाल आए, पुर्तगालियों के बाद में हमारे यहाँ पे व्यापार करने के लिए डच आए और फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए और फिर फ्रांस आए। भारत में पुर्तगाल सबसे पहले 1498 में आए। तो 20 मई कब आई, 1498 को कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। उसके बाद में
पुर्तगाली सबसे 1498 में आए। सबसे अंत में कौन आए? 1961 में ये वापस गए। और सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, ये कहाँ पे रह रहे थे? तो गोवा पर ये यहाँ पे राज कर रहे थे। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुएल एंटोनियो वसालो एम सिल्वा था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसेफ फेरेइरा बोस्सा था। यूरोप शक्तियों के सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन वाली फैक्ट्री तथा 1505 में कन्नूर ने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद के सतगांव और यहाँ पे चटगांव में अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। उसके बाद में आता है कि कासिम बाजार की फैक्ट्री जोब चार्नुक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतनौती कलकत्ता का स्थल को चुना। कोची 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। 1599 में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी तथा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टन में एक अस्थायी कारखाना खोला था। याद रखना, जो कारखाना था वो कैसा था? अस्थायी था। उसके बाद में आता है 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। तो पहला जो स्थायी कारखाना था वो कहाँ पे था? कलकत्ता में था। उसके बाद में सूरत में था। और सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जब फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में स्थापित की गई। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 में 10 पाउंड वर्षी किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जनरल चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिम समुद्र तट के मुगल बादशाहों का घेरा डाला। तब मक्का जाने वाले हज यात्रियों बंदी बनाकर प्रयास किया। फलस्वरूप औरंगजेब ने भारत में निष्कासित करने का आदेश दिया। कर्नाटक का प्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है इस बार। देखिए अब क्या है कि थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट आने वाला है। कर्नाटक का प्रथम जो युद्ध हुआ वो कब हुआ? 46-48 में हुआ। 1746-48 में हुआ। और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी जो 1740 में आरंभ हुआ। इथर का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल अंग्रेजी फ्रांसी में 1740 युद्ध में प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना था। तो पहला युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर क्या हुआ? अधिकार करने लग गए और युद्ध का तात्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब कौन थे? अनवरुद्दीन महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेनाओं ने फ्रांसीसियों पर कर आक्रमण कर दिया। उसके बाद में आता है कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना के अडियार नदी पर स्थित सेठथामी नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्सप्ला संधि यहाँ पे पहले कर्नाटक में देखी गई और जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ एक्सप्ला सेपिला 1748 में। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया।
उसके बाद में आता है कि जो डुप्ले है, डुप्ले ने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेज़ों का मार्गदर्शन बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारत राजदरबार में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया था, भारत में यूरोपियन साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वीं के मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंटेंस ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 में हम देखते हैं कि जो फ्रांसिस केरो के नेतृत्व में एक अभियान दल चला और रवाना हुआ, जिसे 1688 में सूरत में पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। मेकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार प्राप्त कर 1679 में मसूलीपट्टन में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। अब डच्चों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पे की थी? मसूलीपट्टन में की थी। और डच्चों ने बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 में इस्टेब्लिश की। उसके बाद में इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली के बालासर चले आए, परंतु बंगाल के डच्चों का सही ढंग से 1653 में शुरू हुआ। उन्होंने चिनसुरा में अपनी एक कंपनी स्थापित की। चिनसुरा के डच किले को गुस्ताव फोर्ट के नाम से जाना जाता है। किस फोर्ट के नाम से? गुस्ताव फोर्ट के नाम से। यूरोपियों को सर्वप्रथम हम देखते हैं सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। तो जो यूरोपवासी थे यहाँ पे अफीम बिहार में भी उत्पादन होता था और सोरा में भी। अंग्रेज शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था और भारत में यूरोपियन शक्तियों के आगमन का जो क्रम है मैंने बता दिया है कि पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। जबकि इनकी कंपनियाँ कुछ इस प्रकार है। पहली जो कंपनी आई वो पुर्तगाज की कंपनी आई जिसका नाम था एस्तादो द इंडिया और वो 1498 में ही आ गई थी। उसके बाद में आते हैं वेरिंग द ओस्ट इंडियन कंपनी जो डचों की थी, जो 1602 में आई। अब यहाँ पे देखने की बात ये है कि अंग्रेज है ना, वो कंपनी लेकर आई थी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। तो यहाँ पे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में लेकर आए। उसके बाद में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1616 में लेकर आए और कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल्स है वो 1664 में लेकर आए। अब थोड़ा सा और गया है। अब देखो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंधित स्थापित करने वाले अब हमारे पूरे हो गए हैं क्लियर। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? तो 1498 में पूछा, 20 मई 1498 को पहुंचा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया? हमको पता है कि सर 1505 में कौन आया? 1505 में अल्मेडा आया और अल्मेडा फ्रांसिस्को द अल्मेडा उसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। अब जो तीसरा क्वेश्चन है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संधि स्थापित करने वाले कौन थे? तो सबसे पहले हमने देखा कि पुर्तगाल आए, उसके बाद में आपके डच आए, पुर्तगाल आए, उसके बाद में डच आए, उसके बाद में अंग्रेज आए, उसके बाद में फ्रांसीसी आए, तो और सबसे आखिरी में गई पुर्तगाल। उसके बाद में क्वेश्चन है कि जो वास्को डी गामा है वो भारत कब आया? तो 20 मई को आया, 20 मई और 1498। तो राइट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो देखिए उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय हुआ वो अल्मेडा हुआ। कौन हुआ? अल्मेडा। और ये पहला गवर्नर भी था। अब देखो निम्न में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? आपको बताया कि उस समय कालीकट का जो राजा था वो कौन था? जमोरीन था, उसने स्वागत किया। अब निम्न में से मिलाना है हमें। तो वास्को डी गामा कहाँ का था? तो वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी? तो वास्को डी गामा था पुर्तगाल का और इसने किसकी खोज की थी? भारत की। अब जो स्पेन का जो था क्रिस्टोफर कोलंबस, इसने अमेरिका की खोज की थी। ऐसे ही कैप्टन कुक जो था वो ब्रिटेन का था और इसने किसकी खोज की थी? ब्रिटेन की। ये ब्रिटेन का कैप्टन कुक कहाँ का था आप बताइए? तस्मान यहाँ पे हो जाएगा हॉलैंड का।
उसके बाद में आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि पुर्तगाली यात्रा वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की। स्पेनी यात्रा कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। सॉरी, इस क्वेश्चन में ही मिसप्रिंट था। अब आप बोलेंगे कि सर ये ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है, तो ग्रेट ब्रिटेन उस समय बोला जाता था ऑस्ट्रेलिया को। किसको बोला जाता था? ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता था। और ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन हमेशा इंग्लैंड होता है, यानी कि आपका अंग्रेज वाला हो गया। और जो है भारत में पुर्तगाल की शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कि वास्तविक संस्थापक आपका अलब्रुक था। कब आया था? 1509 में आया था। 10 में इसने कहाँ पे चला गया था? यूदुप आदि साल जो बीजापुर का यहाँ पे सुल्तान होता है उसको गोवा को जीत लिया था। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट। उसके बाद में देखो भारत में यूरोपियन शक्तियों में संदर्भ में निम्न कौन सा है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। नहीं, ये गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन तो हमारा यही हो जाता है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मछलीपट्टनम में खोला था। बिल्कुल सही है ये तो। और उसके बाद में पूर्वी भारत में अंग्रेजों कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना खोला। बिल्कुल। तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। पुर्तगालियों द्वारा भारत में निम्न किस स्थान पर दुर्ग का निर्माण किया गया? तो पुर्तगालियों ने अपने दुर्ग भी बनाए। कहाँ पे बनाए? तो कोचीन में बनाए थे। उसके बाद में क्वेश्चन आता है किन यूरोपियों ने भारतीय में प्रथम सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किया? तो आपका पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में आए और 1509 में द्वीप पर, आप जानते हो कि जो अलब्रुक था 1509 में फ्रांस के दलमंडन 1509 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। और 1510 में अलब्रुक ने कहाँ पर अधिकार कर लिया था? गोवा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी। तो बंगाल में जो पुर्तगालियों ने स्टैब्लिश की था वो हुगली नदी पर, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है पांडुचेरी वर्तमान के संदर्भ में हमें बताना है। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपियन शक्ति पुर्तगाली थी। नंबर 2 है कि पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपियन शक्ति फ्रांसी थी। और तीसरा है अंग्रेजों ने कभी पांडुचेरी पर कब्जा ही नहीं किया। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अंग्रेजों ने पांडुचेरी पर क्या किया था? आपका कब्जा किया था। वो बताएंगे कब किया था। तो देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं अंग्रेजों ने पांडुचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया था। 1814 में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया गया था। तो 1814 में इसको किसको सौंपा था? पेरिस की संधि के तहत इसको फ्रांस से सौंपा था। लेकिन 1793 में पांडुचेरी पर यहाँ पे ये क्या कर यूरोपियन शक्ति फ्रांसी थी। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपियन शक्ति फ्रांसी से नहीं थी। यहाँ पे आप देख सकते हो डेन्स और डच थे। तो ये भी गलत, तो ये भी गलत। उसके बाद में आता है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो पुर्तगालियों ने। बंगाली खाड़ी में समुद्र डकैती हेतु हुगली पर कौन करता था? पुर्तगाल करते थे। उसके बाद में आता है निम्न में कलकत्ता का संस्थापक कौन था? कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चार्नोक। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नोक ने अंग्रेजी में व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सतानोती तथा सुतनोती कलकत्ता का स्थल को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि 2003 में अपनी निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जब जॉब चार्नोक को कलकत्ता का गैर संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता कलिकाता जब चार्नोक के आगमन के पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना जो है वो 14 अगस्त 1690 दिवस यानी कि फाउंडेशन डे भी नहीं माना जा सकता। अब देखो ये है कलकत्ता किसने बसाया? तो यहाँ पे जॉब चार्नोक में से किस स्थान पर नगर निगम स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे मद्रास में नगर स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 1628 में। और पहला नगर निगम यहीं पे स्थापित किया गया था। फिर आता है कि भारत में व्यापार में सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी के लोगों ने आरंभ की। तो यहाँ पे डचों ने आरंभ की। उसके बाद में आता है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता पर तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगाल को पराजित किया और आधुनिक कोची में अपना फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। इसके है कि आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था, से बाद में पुर्तगालियों
का अधिकार हुआ और आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटेन उपनिवेशन का भाग नहीं था। ये तो बिल्कुल ही गलत है। देखिए, जो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का बनाया। तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम बनाया था, ये सही बात हो जाएगी आपकी, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद में आता है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था। यही ज़्यादा सफल क्यों हो पाई। तो सही हो जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। बिल्कुल हम देख रहे थे जो साहूकार थे वो भी अपना लाभ देख रहे थे और कुछ और तहके के लोग थे वो भी अपना लाभ देख रहे थे। तो पूरी तरीके से ये चल नहीं पा रहा था। क्रांतिकारी आपके शहीद हो रहे थे बराबर। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। तो बिल्कुल कंपनी को यहाँ पे प्रशिक्षण मिला था पश्चिमी, और भारतीय सैनिकों ने राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छे वेतन दे उनकी सेवा में लग सकता था। तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद में आता है निम्न में से कंपनियों ने भारत में व्यापार करने के लिए पहला अधिकार प्राप्त किया था। तो लाई आएगा लिवेंट कंपनी। कब आई थी? 1593 में इसने स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। उसके बाद में क्वेश्चन आता है लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में से कौन सा बादशाह था। तो आप देखेंगे कि उसमें अकबर था। उसके बाद में किस मुगल सम्राट ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो जहांगीर ने यहाँ पे 1611 में मछलीपट्टनम और मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और 1613 में सूरत में इसने स्थायी भी कर दिया था। उसके बाद में आता है कि 1613 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थायी फैक्ट्री सूरत में की थी। वैसे मछलीपट्टनम में भी करके आ गए थे, लेकिन वो स्थायी अड्डा नहीं था। अब क्वेश्चन है कि 17वीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना की स्थिति क्या थी। तो यहाँ पे हो जाएगा भरचू था क्या? बिल्कुल था। चिकागो नहीं था। त्रिचेनोपली नहीं था। थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लें तो 17वीं शताब्दी की पहले चतुर्थांश तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहान, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित किए थे। उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ पे की थी? तो सूरत में की थी। और निम्न में से अंग्रेज अधिकारी पुर्तगाली को सरवाली के नाम से जाना जाता है। सोली तो आपका थॉमस बेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने नोट्स में करवा दिया है। निम्न में यूरोपीय कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। तो अंग्रेजों ने अपना सूरत में कारखाना स्थापित किया था। फिर क्वेश्चन है कि वर्ष 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पर एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति थी। तो सूरत में इसको मिल गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी प्रारंभिक दौर के वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। तो इसकी सूरत में थी। और बाकी ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। तो आप जानते हैं कि पुर्तगालियों ने इनको दहेज में दिया था। इनमें से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। तो 1797 में हुआ था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया। तो जॉन चाइल्ड द्वारा। फिर आता है निम्न में से प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सा तात्कालीन कारण था। तो तात्कालीन कारण भी हम आपको बता चुके हैं। 1700 कब हुआ था? 1746 से 48 के बीच में यहाँ पे ला सेल्फला संधि हो गई थी। तो यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा फ्रांसियों के बीच प्रतिबद्धता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फांसी डालने का अधिकरण। तो यही तो सही था कि भाई साहब अंग्रेजों ने क्या किया, फ्रांसीसी जहाज़ों का क्या करने लगे, अधिकरण लगे। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। अब यहाँ पे देखो पहले के अंदर हमें पता है पहला कर्नाटक युद्ध 46-47 में हुआ था। तो उसमें आपकी यहाँ पे एक्स प्लस संधि हुई थी। तो एक के अंदर 4 आएगा। तो एक के अंदर 4 आपका सी ऑप्शन हो जाता है। अब द्वितीय कर्नाटक के अंदर की कौन सी संधि हुई थी। तो द्वितीय कर्नाटक के अंदर जो हुई थी ना वो अनिर्णायक युद्ध हुआ था। इसमें कोई आपका युद्ध का निर्णय ही नहीं निकला था। और जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था ना उस तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि के साथ में ख़त्म हो गया था। तो सी के अंदर 1 आएगा। और प्रथम मैसूर युद्ध आप सब जानते हैं ब्रिटिश की इसमें हार हुई थी।
तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका एक्सप्ला संधि, तृतीय में पेरिस की संधि के साथ अंत हुआ, द्वितीय में आपका निर्णय का युद्ध नहीं निकला, और प्रथम मैसूर युद्ध आपका ब्रिटिशों की हार हुई थी। उसके बाद में इनमें से कौन सा एक सही है? तो पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ 46-47 में हुआ था, बिल्कुल ये तो सही हो जाएगा। कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध है ये देखो, तृतीय युद्ध ये देखो, और चतुर्थ युद्ध ये देखो। पानीपत का तृतीय युद्ध ये हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526, और दूसरा कब हुआ था? 1556। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या कह रहा है? 1761 तृतीय युद्ध। तो देखते हैं, तृतीय युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, और ये सही है, बिल्कुल सही है, 1761 में हुआ था। कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध है वो 58-63 में हुआ था, और कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध है वो 49-54 में हुआ था। तो 46-48, 49-54, 58-63। उसके बाद में आता है, निम्न में से कौन सा यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो ये था आपका डुप्ले। बहुत खतरनाक आदमी था भाई साहब। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डुप्ले ने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों को मार्गदर्शन बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए भारत और राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसियों की अपनी सबसे पहला कारखाना निम्न किस स्थान में लगाया था? तो यहाँ पे सूरत में लगाया था, और अंग्रेज़ों ने भी अपना पहला स्थायी कारखाना सूरत में लगाया था 1613 में। और उसके बाद में आता है, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ स्थापित हुई? तो आपका जब लुई 14वें के शासनकाल के अंतर्गत यहाँ पे स्थापित हुई। उसके बाद में आता है कि निम्न में किस में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कोलब्रेट को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो डचों ने आपका देखिए चिंसुरा और हुगली दोनों को यहाँ पे डचों ने ही किया था। उसके बाद में आता है कि डचों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632 में। उसके बाद में आता है, फ्रांसीसी धर्म में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रही, क्यों रही? क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन है, निम्न में यूरोपीय शक्तियों में व्यापार करने में समय समय पर प्रवेश किया? तो आप सब जानते हैं कि पुर्तगाल सबसे पहले आए, तो 4 नंबर पहले आएगा, तो ऑप्शन आपका बी ही हो जाएगा। वैसे क्रम आपको मैंने बता दिया कि पहले पुर्तगाल आए, फिर आपके डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। डचों के बाद में डेनिश भी अगर ऑप्शन में होता तो आ जाता। उसके बाद में पांडुचेरी की बात करें तो गोवा की बात करें, त्रावणकोर की बात करें, और यहाँ पे इसकी बात करें मद्रास होगा, यहाँ पे मद्रास होगा, सॉरी मद्रास। अब देखो यहाँ पे देखने की बात है कि जो पांडुचेरी है वो फ्रेंच आएगा, तो एक के अंदर 2 आएगा, तो एक के अंदर यहाँ पे 2 आएगा, तो ये सारे कट गए, ऑप्शन ए। अब देखो जो पांडुचेरी थे वहाँ पे सबसे पहले कौन आए? फ्रेंच आए। गोवा में कौन आए? आपके पुर्तगाली आए। तो गोवा में कौन आए? पुर्तगाली आए। और जो त्रावणकोर है वहाँ पे डेनिश आए, त्रावणकोर में डेनिश आए, और जो मद्रास है वहाँ पे डच आए। अब सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो यूरोपीय वासी था उस समय सोरा और अफीम का प्राप्त होता था, बिहार से बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये 2 चीज़ें थी जो मादक पदार्थों में यूज होती है, और ये बिहार से आपको मिलती थी। अंग्रेजी शासन के अफीम का उत्पादन कहाँ पे होता था? तो बिहार सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है, निम्न यूरोपियन कंपनियों में स्वतंत्रता भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आए? तो आपसे सबसे अंत में तो मैंने बताया था फ्रांसीसी आए थे। ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखिए किस एग्ज़ाम में, लेवल तो देखिए, लेकिन अब लेवल थोड़ा बढ़ा गया है। वास्तव में जब मैं उस तरीके की प्रैक्टिस करवाऊंगा तब मैं 10 क्वेश्चन भी नहीं करवा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत समझाना पड़ता है डीपली में। इनमें डायरेक्ट नोट से आते हैं। इनमें से किस स्थान पर डचों ने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नागपट्टनम में किए, चिंसुरा में किए, मछलीपट्टनम में किए, सूरत में किए, बरसू में किए, आगरा में किए, कोचीन में किए, अहमदाबाद में किए, पटना में किए। तो सभी जगह पे किए, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब उसके बाद में आता है, भारत में स्वरूप उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो अंग्रेजों का भारतीयों को क्या देन है? तो यहाँ पे कोई भी देन नहीं, भारत के पास खुद की कला थी, तो यहाँ पे सभी गलत हो जाएंगे, तो राइट ऑप्शन डी आ जाएगा।
उसके बाद में आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो यहाँ पे टीवी में काली ने ये टिप्पणी की थी। आज के होते हैं हमारे 53 क्वेश्चन कंप्लीट, और हमने यूरोपियों का जो आगमन होता है वो पूरा बेसिक से पढ़ा है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में भी हम ज़बरदस्त एक वीडियो लेंगे। थैंक यू।